हाँ जी, शुरू करें। बीच में यस सर बोल दिया करें ताकि मुझे पता लगता रहे मेरी आवाज़ आपको जा रही है और नेटवर्क चालू है। यस सर। अच्छा, तो ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि जो कंप्यूटर का स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर है, जिसका जो टेक्निकल टर्म है उसको हम कहते हैं शेयर्ड बस आर्किटेक्चर। इसको शेयर्ड बस इसी वजह से कहा जाता है कि आपके पास जो सीपीयू है उसकी एक ही सिंगल लाइन है, सिंगल बस है डाटा की, और एक डाटा बस में मल्टी बिट्स हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल अगर 32 बिट डाटा बस है तो 32 बिट वायर्स होंगी। लेकिन जब मदरबोर्ड के ऊपर ये बस चलती है तो जितने भी मेमोरीज और पेरिफेरल्स हैं उन्होंने जब अपना डाटा आउटपुट में भेजना है सीपीयू को, ठीक है, तो वो एक ही बस यूज़ करती हैं। ठीक है, और ये किस तरीके से होता है, उसमें जो एक्चुअल लॉजिक है वो ये ट्राई स्टेट बफर है जो मैं आपको समझा रहा था कि ये आपको एग्जांपल दे रहा था कि इस तरीके से आपके पास दो जगह से हमारे पास ये इसको मैं नैंड गेट बना देता हूँ। दो जगह से आउटपुट आ रही है, इसके आगे आप अगर लगा दें ट्राई स्टेट बफर, ठीक है, और इनकी आउटपुट को कर दें शॉर्ट, और ये आगे डाटा भेज रहे हैं। फॉर एग्जांपल सीपीयू ले लूँ मैं या कोई और गेट ले लूँ, कोई चिप है जिसको ये डाटा जा रहा है, ठीक है, ये कंट्रोल सिग्नल 1 है, ये कंट्रोल सिग्नल 2 है। और मैंने इसका आपको सिंबल भी बता दिया क्या है। इनफैक्ट इट इज़ अ स्विच, एक कंट्रोल्ड स्विच है इसके अंदर इस तरीके से, जिसका सिग्नल इधर से कंट्रोल हो रहा है, ठीक है। और अब इसी बॉक्स को आप एज्यूम करें कि इधर लगा दिया मैंने ट्राई स्टेट बफर की जगह। तो अब फॉर एग्जांपल मैंने इस गेट 1 से आउटपुट भेजनी है पहले, फिर गेट 2 से भेजनी है, और ये जो कंट्रोल सिग्नल है वो भी यही डिवाइस कंट्रोल कर रहा है इस तरीके से, ठीक है। तो आपके ख्याल में क्या ये वैलिड सर्किट है? क्या दोनों गेट्स एक ही वायर के ऊपर अपनी जो आउटपुट है वो चिप को भेज सकते हैं? यस सर। अब तो कोई मसला नहीं ना रहा। यस सर, एट द सेम टाइम एक ही वो ऑन होगा तो फिर एक ही का डाटा उधर हाँ जाएगा। जी, ये जो स्टूडेंट ने अभी स्टेटमेंट दी है ना, एट एक वक्त में सिर्फ एक स्विच को क्लोज होना चाहिए। अब इधर आप चाहे 10 गेट्स लगा दें, फॉर एग्जांपल 3 लगा देता हूँ मैं, इधर एक और लगा देता हूँ ऐड गेट, उसके आगे भी मैंने ट्राई स्टेट बफर लगा दिया, उसकी आउटपुट मैंने इसको दे दी, सॉरी, और ये कंट्रोल सिग्नल भी इधर से आ रहा है। तो इसमें सब जिस चीज़ का ध्यान रखना है वो ये आपका जो भी कंट्रोल आईसी है इस चीज़ का ध्यान रखेगा कि एट ए टाइम उसने कंट्रोल सिग्नल को एक गेट की आउटपुट को एक्टिवेट करना है। बाकी सारी किस्में होंगी, फॉर एग्जांपल अगर इधर से डाटा जाना है इस गेट से, ये सारे हाई इम्पीडेंस स्टेट में है, तो आपका डाटा इधर से आगे चला जाएगा। ठीक हो गया। और यही शेयर्ड बस आर्किटेक्चर की बेसिस है कि किस तरीके से अब फॉर एग्जांपल अगर ये सीपीयू है और इसकी ये डाटा बस है फॉर एग्जांपल 32 बिट, लेकिन ये एक ही बस बाहर निकलेगी मदरबोर्ड पे, और मल्टीपल मेमोरीज हैं जिनसे डाटा इसने रिसीव करना है। तो ये क्या करेगा कि जितने भी बाकी चिप्स हैं उन सब का ये जो कंट्रोल सिग्नल है इसको डीएक्टिवेट करेगा, वो सारे हाई इम्पीडेंस स्टेट में चले जाएंगे। ठीक हो गया। और सिर्फ एक चिप का जो डाटा है वो इस बस पे सीपीयू को रिसीव होगा। तो ये आपका इसको कहते हैं शेयर्ड बस आर्किटेक्चर, और इसको कंट्रोल करने के लिए जो की एलिमेंट है वो है ट्राई स्टेट बफर, जो कि हाई इम्पीडेंस स्टेट में आउटपुट को ले जाता है। सर ये मल्टीप्लेक्सर्स की तरह काम नहीं कर रहा? मल्टीप्लेक्सर से, हाँ, मल्टीप्लेक्सर का भी यही काम होता है, लेकिन मल्टीप्लेक्सर की लिमिटेशन क्या होती है कि वो आप चिप के अंदर तो आप मल्टीप्लेक्सर का मसला नहीं है। अब मल्टीप्लेक्सर आपका ये है जिसकी मल्टीपल लाइंस है,
ये ठीक है। अब सीपीयू ने मल्टीपल चैनल से डाटा रिसीव करना है, ठीक है, तो इसको ये मल्टीपल बसेस चाहिए, ये सारी मदरबोर्ड पे चलेंगी। फॉर एग्जांपल इसने 32 बिट डाटा रिसीव करना है और सीपीयू को इधर जाना है एक बस पे 32 बिट डाटा, तो इधर अब क्या होगा, ये आपको 32 बिट की कितनी बसेस चाहिए, 4 बसेस, लेकिन इधर कितनी बसेस चाहिए, एक। हाँ इधर एक चाहिए। इधर आपको जितने भी डिवाइसेस है ना उतना बड़ा मल्टीप्लेक्सर लगाना पड़ेगा, और आपको पता है अगर आपने पीसीबी डिजाइन किया हो कि 32 बिट बस पूरी एक बार चलाना और 4 बार चलाना है, कितना मुश्किल काम है। तो ये जो है ना आपका जो सर्किट है फिजिकल फॉर्म में पीसीबी के ऊपर रियलाइजेबल ही नहीं रहता। ये काम मल्टीप्लेक्सर वाला ही हो रहा है, लेकिन हमने उसको ट्राई स्टेट बफर के थ्रू किया। इसी मल्टीप्लेक्सर को आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं यूजिंग ट्राई स्टेट बफर, यानी ये जो 4 इनपुट्स आ रही हैं ये आप दे दें ट्राई स्टेट बफर्स को इस तरह, इन सब की आउटपुट को आप कर दें शॉर्ट, और ये जो कंट्रोल सिग्नल है ये जैसे मल्टीप्लेक्सर की सिलेक्शन लाइन होती है उस तरीके से चल रहा है। तो ये अब इसमें फायदा ये हुआ है कि आपकी ये जो बस है, ठीक है, ये मदरबोर्ड पे चलेगी 32 बिट और इसी तरह सीपीयू को चले जाएगी। सही सर। अच्छा अब हम इसकी एक और एप्लीकेशन देख लेते हैं। ये जो आपको सर्किट नजर आ रहा है अभी हमने इसकी ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, ये आपके माइक्रो कंट्रोलर का चैप्टर 4 है जब हम इसको डिटेल में देखेंगे, लेकिन हमने देखनी है इसने ट्राई स्टेट बफर किधर यूज किया। आपको इसमें कितने नजर आएंगे, एक ये ट्राई स्टेट बफर इसने यूज किया। अब ये देखें ये डाटा बस दिखा रहा है ना, ये माइक्रो कंट्रोलर की डाटा बस है, और एक ट्राई स्टेट बफर ये है। तो ये जो एक पिन है इट इज एन एक्सटर्नल पिन, इधर से डाटा आना भी है माइक्रो कंट्रोलर को और इधर से बाहर भी जाना है। तो ये किस तरह हो रहा है, इस ट्राई स्टेट बफर के थ्रू। ये जो डाटा बस है, ठीक है, इधर से डाटा आ भी रहा है और इधर से जा भी रहा है यूजिंग ड्यू टू दिस ट्राई स्टेट बफर। अब ये पोर्ट का एक्चुअल सर्किट है जो हम आगे इंशाल्लाह जाके स्टडी करेंगे जब माइक्रो कंट्रोलर का आपका सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये एप्लीकेशन आपको बता दिए था ट्राई स्टेट बफर की क्या होती है। अच्छा मजीद आगे चलते हैं, आगे हम थोड़े कॉम्बिनेशनल सर्किट्स के रिवीजन के ऊपर आ जाए। ये अभी आप क्योंकि लॉजिक डिज़ाइन में काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं लेकिन हम देखेंगे इधर उसको हमने किस तरह अप्लाई करना है। तो ये इसने पहला सर्किट दिया किस तरीके से आप दो गेट्स को यूज़ करके एक हाफ एडर सर्किट डिज़ाइन कर लेते हैं। एक्स और गेट है, एंड गेट है, कैरी इन इसमें नहीं है, इस वजह से ये आपका हाफ एडर सर्किट है। दो इनपुट्स आ रही हैं सिंगल बिट, दो आउटपुट्स जा रही हैं सम और कैरी की, और अगर इन्हीं दो को आप इधर यूज कर लें इस तरीके से, और कैरी जो है इसको आपने इधर और गेट को दे दिया, इसका जो आउटपुट कैरी और इसका आउटपुट कैरी, ठीक है, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, इट इज नाउ है फुल एडर। ठीक हो गया। तो ये आपके पास सिंगल बिट फुल एडर है, लेकिन हमने जो यूज करना है ये बल्कि आप अपनी लैब के अंदर यूज कर भी चुके होंगे जब आपने ALU डिजाइन किए। तो ये मल्टी बिट एडर है कि किस तरीके से आपके मल्टी सिंगल बिट फुल एडर्स कैस्केड के अंदर कनेक्ट होते हैं कैस्केड कॉन्फ़िगरेशन में, और ये इसने इधर 3 बिट एडर डिजाइन किया, इट इज 3 बिट एडर। इनको आप इंक्रीज करते जाएं तो ये आपका मल्टी बिट आ जाएगा, आप 16 बिट तक भी जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम देखेंगे इस कोर्स में हमने इस तरह बिट लेवल पे या गेट लेवल पे सर्किट डिजाइन नहीं करना है। हम किस तरह स्टडी करेंगे एडर को, हम कहेंगे हमारे पास ये एक सिंबल है एडर का, ये दो इसकी मल्टी बिट इनपुट्स हैं, फॉर एग्जांपल
16 बिट इनपुट है, 16 बिट इनपुट है, इधर आप पहला ऑपरेंड दे रहे हैं, इधर दूसरा ऑपरेंड दे रहे हैं, फिर आप कहते हैं इसको आपने कैरी इन भी दे दिया सिंगल बिट, it is a single bit signal, then output is 16 bit with carry out 1 bit, ये सम है, ये कैरी आउट है। तो हम इसको स्टडी करेंगे, बैटर को यूज करेंगे या अप्लाई करेंगे ऑन दिस सिंबल बेस। इस सिंबल का आपने ध्यान रखना है कि इसकी इनपुट आउटपुट्स को किस तरह आइडेंटिफाई करना है। तो आपको इधर ये पता होना चाहिए, कोई भी एडर है, फॉर एग्जांपल 16 बिट एडर है, तो इसकी 16 बिट की दो इनपुट बसेस होंगी, एक इसकी सिंगल बिट कैरी इनपुट होगी, फिर अगर ये 16 बिट का एडर है तो इसका जो सम है आउटपुट 16 बिट होगा विद 1 बिट एज कैरी आउट। तो ये इसकी एप्लीकेशन है एल्गोरिथमिक लॉजिक यूनिट या ALU के अंदर। इसी तरह आप सब्ट्रैक्टर भी डिजाइन कर सकते हैं, उसको भी एज ए सिंबल लेंगे। आपने सब्ट्रैक्टर को शो करना है, उसका एक तरीका तो ये होता है कि आप उसको आप इस तरह भी शो कर सकते हैं, दिस इज अ सब्ट्रैक्टर, ठीक हो गया। अच्छा, मल्टीप्लायर का आपने सर्किट शायद देखा हो लॉजिक डिजाइन में, उसको भी आप एज ए सिंबल इधर यूज कर सकते हैं। ये आपका मल्टीप्लायर, ये इसकी एक इनपुट है, ये दूसरी इनपुट है, ये इसकी आउटपुट है। और फॉर एग्जांपल अगर इसकी दो इनपुट्स 8 बिट्स की हैं, ये भी 8 बिट है A एंड B, तो इसकी आउटपुट कितने बिट होगी मल्टीप्लायर की? इफ ए मल्टीप्लायर हैज 8 bit operands at an input, then what will be the dimension of the output bus? ये क्या होगी सर? 10 बिट। नहीं, कुछ थोड़ा और सोचे। दो 8 बिट नंबर्स को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर कितने बिट का आएगा? ये मल्टीप्लायर की इंस्ट्रक्शंस हमने बकायदा माइक्रो कंट्रोलर में यूज करनी है। तो इधर आपको सिर्फ मल्टीप्लायर का बिहेवियर पता होना चाहिए, हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं है कि उसका अंदर का सर्किट क्या है। वो इंशाल्लाह अगर मौका मिला तो आपको हम डिजिटल सिस्टम डिज़ाइन के कोर्स में पढ़ाएंगे, जो भी मैंने पिछले सेमेस्टर में डिग्री 39 को पढ़ाया। अभी हम सिर्फ इसके बिहेवियर में इंटरेस्टेड है कि अगर आपके पास n बिट इनपुट आ रही है किसी मल्टीप्लायर पे तो आउटपुट कितने बिट होगी? कोई बंदा? ये 16 बिट होगी भाई। इसको चेक करने के लिए आप दो 4 बिट नंबर लें इस तरह के, इसको मल्टीप्लाई करें एक और 4 बिट नंबर से और देखें आपका रिजल्ट कितने बिट आता है। तो ये आपको पता लग जाएगा कि ये 16 बिट क्यों है। ठीक हो गया। और इसी तरह डिवीजन, क्या आप डिवीजन का इस तरह का ब्लैक बॉक्स यूज कर सकते हैं? डिवीजन हम नहीं यूज करते। और इसके अलावा, अच्छा ये तो एडर हो गया ना, इसके अलावा जो लॉजिकल ऑपरेशन है, जैसे आपको बिट मास्किंग का दिखाया था मैंने, फॉर एग्जांपल ये आपके पास दो ऑपरेंड हैं जिनको आपने एंड ऑपरेटर अप्लाई करना है, मल्टी बिट है, तो उसको आप इस तरह शो कर सकते हैं। दो 8 बिट के ऑपरेटर्स ऑपरेंड है आपके पास, एंड ऑपरेशन अप्लाई करना है, इसमें आपके पास आउटपुट भी 8 बिट होगी। ठीक है, तो इधर बताने का मकसद ये है कि इधर हम इस तरीके से सिंबॉलिक लेवल पे चलते हैं। हमने इन ऑपरेशंस का बिहेवियर देखना है, डिटेल सर्किट में फिलहाल हम नहीं जाएंगे। अच्छा, मजीद आगे चलते हैं। तो वैसे तो आपने कॉम्बिनेशनल लॉजिक के बेशुमार सर्किट देखे होंगे इसमें लॉजिक डिज़ाइन के अंदर, लेकिन जो सर्किट हम सबसे ज़्यादा आगे मेमोरीज के चैप्टर में यूज़ करेंगे दैट इज़ द डिकोडर सर्किट। तो ये आपकी ही बुक जो स्टीफन ब्राउन की बुक है, उधर से मैं ये सारा सर्किट और इसका ग्राफिकल सिंबल लेके आया हूँ। इसका ऑपरेशन भी आपको इधर से समझ आ जाएगा। ये इसका ग्राफिकल सिंबल है, 2 बिट इनपुट है,
ये अनेबल इनपुट है, इसे एज्यूम कर लें 1 ही हमारे पास, और ये आपके पास 4 बिट आउटपुट है। तो ये किस चीज को डिकोड कर रहा है? ये इन 2 बिट्स की बाइनरी को डिकोड कर रहा है। इसमें कोड जो है हमारे पास, इनफैक्ट इट इज द बाइनरी कोड, और ये आउटपुट है। 0 0 पे ये सिर्फ y0 को 1 कर रहा है, 0 1 पे ये सिर्फ y1 को 1 कर रहा है। इस तरीके से ये आगे चल रहा है, और ये इसका कॉम्बिनेशनल सर्किट है। लेकिन हम आपको सिर्फ इसके बिहेवियर का पता होना चाहिए कि वो सिंबॉलिक लेवल पे इसका बिहेवियर क्या है। आगे चलते हैं। अच्छा, ये डिकोडर्स का सर्किट है जो इसने आपकी बुक में दिया हुआ है। इसमें आप देखें, हम 4 बिट नंबर को डिकोड कर रहे हैं। ये हमारे पास एक 4 बिट नंबर आ रहा है, इधर भी आ रहा है, इधर भी। अच्छा, पिछली एग्जांपल में देखें, आपके पास 2 बिट नंबर था, यहाँ जो आपके पास सिर्फ 2 बिट्स थे, और आपने सारी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आउटपुट पे बनाई हुई थी। लेकिन अक्सर ऐसे होता है कि हमें सारी आउटपुट्स नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मुझे y01 नहीं चाहिए, y3 भी नहीं चाहिए, सिर्फ y2 चाहिए। तो ये भी एक डिकोडर का सर्किट है, लेकिन आपने डिकोडर की सिर्फ वो आउटपुट उठाई है जो आपने सर्किट में यूज करनी है। यही ये वाला सर्किट है। तो ये कहता है कि ये जो आपके पास पहला सर्किट है, address decoder for 9 binary 1001, the output of the AND gate will be 1 if and only if the input is binary 1001। तो ये सर्किट आपका बाइनरी वैल्यू 9 को डिकोड कर रहा है। जब 9 आएगा तो ये आउटपुट को 1 कर देगा। और जो ये वाला सर्किट है, ये क्या कर रहा है? इट इज डिकोडिंग द बाइनरी कोड 5। व्हेन द इनपुट इज 5 इन बाइनरी, द आउटपुट विल बी 1, अदरवाइज इट विल बी 0। और ये हम यूज करेंगे सर्किट एड्रेस डिकोडर डिजाइन के अंदर, इसलिए इसने इसका नाम ही एड्रेस डिकोडर रखा है। ये कहता है जो इनपुट है, इट इज इनफैक्ट सम एड्रेस फ्रॉम द एड्रेस बस ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर और सीपीयू। दिस सर्किट हैज टू डिकोड द एड्रेस। कोई सवाल है इसमें? फिर आगे चलें। आगे मल्टीप्लेक्सर के सर्किट के ऊपर आ जाते हैं। ये जो अपर डायग्राम है रेड बॉक्स के अंदर, इसके अंदर हमने मल्टीप्लेक्सर का ग्राफिकल सिंबल शो किया। ठीक है, ये हमारे पास मल्टीप्लेक्सर की सिलेक्शन लाइंस हैं, और ये इसके इनपुट चैनल्स हैं। इसका ऑपरेशन समझने के लिए ना, याद रखने के लिए, इसको आप इस तरह एज्यूम कर सकते हैं, ये आपके पास एक स्विच है, रोटरी स्विच इस तरह का। ये आपके पास एक रोटरी स्विच है, और इसकी पोजीशन आप सिलेक्शन लाइन से सिलेक्ट कर रहे हैं ऐसे कि इसने पोजीशन 0 पे होना है, 1 पे, 2 पे, 3 पे। ठीक है, तो जो भी चैनल सिलेक्ट होगा, ठीक है, उसकी आउटपुट ये आगे ले लेगा एफ के ऊपर। और ये इसने इसका ट्रुथ टेबल भी लिख दिया। तो इसमें आप देख सकते हैं, कहता है जब आपका जो सिलेक्शन लाइन है वो चैनल 0 के ऊपर है, तो आउटपुट एफ पे क्या आएगा? whatever at the whatever the logic value at the W0 is, it will be at the output। ठीक है, f जो है आपका W0 के इक्वल हो जाएगा, और W0 एक वेरिएबल है, 0 1 कोई भी वैल्यू हो सकती है इसकी। ये नीचे इसने इसका सर्किट दे दिया जो आपके सामने, ये भी आपकी लॉजिक डिजाइन की बुक से लिए, स्टीफन ब्राउन। ठीक, अच्छा, इसमें ये बताता चलूं कि ये मल्टीप्लेक्सर है आपका सारा सिंगल बिट। इसमें जो एक चैनल है वो सिंगल बिट का। हम इधर अपने सर्किट्स में बाज़ औक़ात मल्टीप्लेक्सर को देखेंगे मल्टी बिट। फॉर एग्जांपल, ये मल्टीप्लेक्सर है 2 इनपुट का,
इसकी सिंगल बिट इधर सिलेक्शन लाइन है, लेकिन मैं इसके साथ पूरी बस को स्विच कराना चाह रहा हूँ। तो इसको मैं किस तरह शो करूंगा? फॉर एग्जांपल 16 बिट बस है, तो इस तरह मैं 16 लिख लूंगा इसके आगे। ठीक है, तो अब ये जो आपका 2 to 1 मग्स है, इट इज ए 2 to 1 मग्स, लेकिन इसकी जो इनपुट आउटपुट्स हैं दे आर 16 बिट बसेस। तो इसको आप इस तरह एज्यूम कर लें कि इस मल्टीप्लेक्सर के अंदर कोई 2 to 1 16 मल्टीप्लेक्सर्स लगे हुए हैं। ठीक हो गया। इसमें ये कॉम्बिनेशनल सर्किट्स का इंट्रोडक्शन इधर खत्म हो जाता है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है इसमें तो कर सकते हैं। सर वो जो डिकोडर वाले, आप एक पीछे जरा जा सकते हैं डिकोडर वाले में? हाँ जी सर, ये वाला। सर इसमें ये जो सर्किट बना हुआ है सर, इसके थोड़ी कंफ्यूजन थी कि ये जो शो किया हुआ है इसमें सर, ये डिकोडर का जो आउटपुट है वो इसके साथ कनेक्ट हुआ हुआ है या ये खुद डिकोडर? ये पूरा डिकोडर सर्किट है ये। ओके सर। ये इसकी इनपुट है 4 बिट और ये सिंगल बिट आउटपुट है। ठीक, तो सर ये ये वो इसकी, एग्जांपल ये है कि जिसमें हम एक कॉम्बिनेशन सिर्फ हम चेक करना चाह रहे हैं कि एक स्पेसिफिक आए, मतलब जैसे हमारे 9 आ रहा है तो तब ये आउटपुट देगा। ये सर हाँ वही एग्जांपल थी जो आपने? ये वही एग्जांपल है। यानी इसमें आप कह लें कि 4 बिट के जो है ना 16 कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं, लेकिन आपने सिर्फ 9 को चेक करना है। तो आपने बाकी सारी आउटपुट्स खत्म कर दी हैं। जैसे मैंने ये पिछली एग्जांपल में बताया था ना, ये सर्किट इट इज अ फुल डिकोडर, 2 to 4 डिकोडर। इट इज ए 2 to 4 डिकोडर। इसमें हमने सारी आउटपुट्स ली हैं 2 बिट की कॉम्बिनेशन के लिए, लेकिन इसमें 4 बिट की कॉम्बिनेशन के हिसाब से 16 आउटपुट्स बनती हैं। हमने सिर्फ एक आउटपुट उठाई है, और इसकी इम्प्लीमेंटेशन का हमने एक बहुत आसान तरीका देखा है, अगर आपने नोट किया हो। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूं कि आप 3 को डिकोड करने का सर्किट बनाएं, डिकोड 3। इसको आप कैसे डिकोड करेंगे? बना सकते हैं इसका गेट? हाँ जी। सर इसमें बस वो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट और जो मतलब से जो इनिशियल 2 बिट्स हैं उन हाँ पे हाँ सर हम अगर नौ वो लगा दें, सुन सर वो उस पे सिंगल लाइन लगा दें और बाकी 2 जो हैं उन पे नॉट लगा दें। हाँ, ये आप समझ गए हैं ना, ये इसी तरह ही होगा। यहाँ नॉट लगा दें 2। ठीक है, तो अब ये 3 का डिकोडर बन गया। जब इसके इनपुट पे 3 आएगा, यानी कि 1 1 0 0, तो ये आउटपुट को 1 कर देगा, अदरवाइज आउटपुट विल बी 0। तो मजीद आगे चलते हैं। आगे फ्लिप फ्लॉप्स का इंट्रोडक्शन आ रहा है। फ्लिप फ्लॉप्स आपको पता है हम डिजिटल सिस्टम्स के अंदर किस जगह पे यूज करते हैं। ये पहले लाइन के अंदर ही इसने ये मेंशन कर दिया। कहता है द फ्लिप फ्लॉप्स आर यूज्ड टू स्टोर डाटा। In fact, they are used to store binary data in the form of 0 और 1। आगे फर्दर इसकी टाइप्स हैं जो हम सबसे ज्यादा डिजिटल सिस्टम में यूज करते हैं, वो कौन सा है? डी फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, तो कहता है द डी फ्लिप फ्लॉप इज वाइडली यूज्ड टू लैच डाटा। The DFF grabs the data at the input as the clock is activated, and the D flip-flop holds the data as long as the power is on। ठीक है, तो इसका फंक्शन क्या है कि इसको क्लॉक जब मिल रहा है, ठीक है, तो जो भी इनपुट पे डाटा आ रहा है 0 या 1, वो आउटपुट पे आ जाएगा। ये जैसे आपको ट्रुथ टेबल में नजर आ रहा है, जब इसको क्लॉक मिल रहा है तो अगर इन डाटा 0 है, आउटपुट भी 0 हो जाएगी। अगर डाटा 1 है, आउटपुट भी 1 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो आउटपुट चेंज होगी ये किस वक्त होगी? ये क्लॉक के राइजिंग एज पे होगी। इसकी टाइमिंग डायग्राम आपने ड्रॉ की होगी अच्छी तरह। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ इसमें सिग्नल होते हैं जो इसने नहीं शो किए। फॉर एग्जांपल इसमें एक एनेबल का सिग्नल होता है,
और एक इसमें रीसेट का सिग्नल भी होता है। ये सिग्नल भी आप इसमें शो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें आप कह लें कि फंक्शन इसका वही है कि ये आपकी इनपुट को स्टोर रखता है। फॉर एग्जांपल आपने डी पे 1 दिया, आउटपुट 1 हो गई। अब आप इसको स्टोर रखना चाह रहे हैं तो आप एनेबल को 0 कर दें। अब इनपुट पे जो भी आ रहा है वो आउटपुट को चेंज नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही आप एनेबल को 1 करेंगे, इसको आप क्लॉक एनेबल भी कह देते हैं बाजू का, ठीक है, तब जो भी डाटा आ रहा है वो क्यू के अंदर दोबारा अपडेट हो जाएगा। तो ये इसका फंक्शन है। हाँ जी, इसमें कोई सवाल है किसी? एनी नो क्वेश्चन? सर। आगे चलते हैं। आगे ये फ्लिप फ्लॉप्स की फर्दर एप्लीकेशन है। ये कहता है फ्लिप फ्लॉप स्टोर्स 1 bit of information when a set of n flip flops. When a set of n flip flops is used to store n bits of information, such as an n bit number, we refer to these flip flops as register. ये हमने रजिस्टर को डिफाइन कर दिया भाई इधर। इस पूरे माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम्स के अंदर, कोर्स के अंदर, ये रजिस्टर का वर्ड कोई 1,00,000 बार इस्तेमाल होगा। तो आपको रजिस्टर की डेफिनेशन पता होनी चाहिए क्या है। और आगे कहता है ए कॉमन क्लॉक इज यूज्ड फॉर ईच फ्लिप फ्लॉप इन ए रजिस्टर। और आगे फर्दर टाइप है रजिस्टर की पैरेलल एंड शिफ्ट रजिस्टर, ठीक है। लेकिन माइक्रो कंट्रोलर के आर्किटेक्चर में जो आपको रजिस्टर फाइल नजर आएगी सारी, दे आर पैरेलल रजिस्टर्स। और इसमें किस तरीके से रजिस्टर बना है, ये आपके पास मल्टीपल डी फ्लिप फ्लॉप्स हैं। ये मैं फॉर एग्जांपल एक 4 बिट का रजिस्टर बना रहा हूँ। ये इनकी आउटपुट्स हैं क्यू, ये सारी इनकी इनपुट्स हैं, ये सेपरेट होंगी, लेकिन जो इनका क्लॉक है वो सबका एक ही है, इस तरीके से। दिस इज द क्लॉक सी, और बाकी आपकी डाटा और आउटपुट पिन है, ठीक है। तो इट इज ए पैरेलल रजिस्टर। और इन्हीं को आप अगर सीरीज में कनेक्ट कर दें इन ए कैस्केड मैनर, तो ये आपका शिफ्ट रजिस्टर बन जाएगा। और मजीद आगे चलते हैं। आगे अब हम कंप्यूटर का इंटरनल आर्किटेक्चर देखने जा रहे हैं, किस तरह से होता है। तो इंटरनल आर्किटेक्चर की कुछ ये कंप्यूटर के आर्किटेक्चर की स्टैंडर्ड टर्म्स हैं जो भी हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, जो आप बिट्स के ग्रुप बना के उनको एक नाम देते हैं। तो ये नाम हमने उसके, जो सिंगल बिट है आपका, उसको हम तो सिंपल बिट कह देते हैं। और अगर आपके पास 4 बिट्स हैं, ठीक है, उसको आप निबल कहेंगे। अगर आपके पास 8 बिट्स हैं उसको आप बाइट कहेंगे। अगर आपके पास 16 बिट्स हैं इसको आप वर्ड कहेंगे। और 32 बिट को आप डबल वर्ड कहेंगे, ठीक है। और जो डाटा के यूनिट्स हैं, ये तो डाटा के हमने ग्रुप्स बना दिए ना, बिट्स में की फॉर्म में के। डाटा के यूनिट्स हैं हमारे पास बाइट्स और किलोबाइट्स। तो इधर आपको ये पता होना चाहिए कि 1 किलोबाइट कितने बाइट्स के इक्वल है, कोई बता सकता है? 1 किलोबाइट is equal to how many bytes? सर 1024। हाँ, इसमें ये याद रखना है कि ये फिजिक्स वाला किलो नहीं है, बल्कि ज्यादा बेहतर काम हो जो आपकी सब्जी मंडी में किलो का हिसाब चलता है, ये वो वाला किलो नहीं है। ये जो है आपका 1 किलो इज इक्वल टू 1024, विच इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर 10। 1K इज इक्वल टू दिस इन डिजिटल सिस्टम्स। इसी तरह मैं 1 मेगा पे आऊं, 1 मेगा इज इक्वल टू हाउ मैनी बाइट्स?
सर 2 रेज पावर 20। हाँ जी, 2 रेज टू पावर 20 बाइट्स। तो ये आपको एक बड़ा कोरिलेशन सा नजर आएगा कि 2 की पावर 10 रख दें तो ये किलो बन जाती है, 2 की पावर 20 रख दें तो ये मेगा बन जाता है। इसी तरह 1 गीगा इज इक्वल टू, ये कितना होगा? 2 रेज पावर 30। हाँ जी, 2 रेज टू द पावर 30। तो ये हमारे पास डाटा के यूनिट्स हैं जो आप इंटरचेंजेबली यूज करेंगे कैलकुलेशंस के अंदर। अच्छा, डाटा रेट के ऊपर आते हैं। ये डाटा का जो फ्लो होता है, ठीक है, तो आप उसको डिफाइन करेंगे बाइट्स पर सेकंड के अंदर। इसको हम डाटा थ्रूपुट भी कह देते हैं। ये कैलकुलेशन बार बार आपके न्यूमेरिकल्स में आएगी। फॉर एग्जांपल मेमोरी की जो डाटा थ्रूपुट कैलकुलेट करें, मेमोरी की बैंडविड्थ कैलकुलेट करें कितने बाइट्स पर सेकंड है, और सीपीयू की प्रोसेसिंग स्पीड कैलकुलेट करें कितने बाइट्स पर सेकंड है। ठीक हो गया? तो वो सारा आपका उसका यूनिट यही है, बाइट्स पर सेकंड, किलो बाइट्स पर सेकंड। और इसके जी बाद अच्छा, इधर एक और यूनिट भी चलता है, ये किलो बाइट्स है ना। अगर आपको ये चीज लिखी नजर आए, के स्मॉल बी एंड के कैपिटल बी, इन दोनों में क्या फर्क है? सर, 1 किलो बिट है, 1 किलो बाइट है। हाँ जी, ये जो है ना के स्मॉल बी, ये बी इट इज बिट्स एंड दिस बी इज फॉर बाइट्स। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि बिट से बाइट्स में आप किस तरह जा सकते हैं। 1 KB इज इक्वल टू हाउ मच किलो बिट्स, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? सर 8 से। 8 से। ठीक है, तो इसमें आपको जर्रा भर भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये कैलकुलेशंस आप इतनी एक्सटेंसिवली और फ्रिक्वेंटली करेंगे कि इसमें बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए कि ये सारी डाटा कन्वर्जन किस तरह करनी है यूनिट्स की। अच्छा, मजीद आगे चलते हैं, आगे हम आते सर हैं सीपीयू। हाँ जी। सर कई जगहों पे ये भी यूज़ होती हैं, यूनिट्स की भी बाइट और जीबी बाइट और एमबी बाइट। तो सर ये भी यही चीज़ें होती हैं कि इनमें फ़र्क होता है? ये स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं, इसके अलावा जितने भी हैं वो फिर लोगों के अपने बनाए हुए होंगे। सर ये मैं कहीं नेट पे मतलब ये लिखा था कि क्योंकि ये कन्फ्यूजन होती थी किलो में कि ये 1024 है कि 1000 है, तो वो फिर इन्होंने एक नई यूनिट बना दी थी केबी के नाम से कि वो 1024 को डिनोट करती थी ताकि वो कन्फ्यूजन ना हो। तो सर वो भी यूज़ होती है मतलब? वो होती जैसे होगी इंटरनेट पे, लेकिन हमने सिर्फ बुक की टर्मिनोलॉजी पे फोकस करना है क्योंकि वो स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी है। डिजिटल सिस्टम्स के अंदर जो है ना 1 के कॉरेस्पॉन्ड्स टू 1024, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। यस सर। और ये असल में कंफ्यूजन बाद में इस वजह से भी आ गई है कि जब आप हार्ड डिस्क खरीदते हैं ना 10 GB, ठीक है, अब इधर जो है मैन्युफैक्चरर जरा ठगी मारता है। अब अगर वो 1 GB को लेता है 2 रेज़ टू पावर 30, तो उसे ज्यादा स्पेस देनी पड़ेगी। तो वो इधर 2 रेज़ टू पावर 30 नहीं लेगा जब आप हार्ड डिस्क लेते हैं, वो 10G को लेगा, 10 × 10⁻⁹, क्योंकि ये वैल्यू जो है ये इससे कम है 2 रेज़ टू पावर 30 से। समझ रहे हैं? यस सर। ठीक है, इस वजह से ये कंफ्यूजन आती है, लेकिन हम फिलहाल इस कंफ्यूजन के अंदर नहीं जाना चाह रहे। हम यही फोकस रखेंगे हमारी सारी कैलकुलेशंस में, 1 के इट इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 10। आगे हम सीपीयू स्पीड के ऊपर आते हैं। सीपीयू स्पीड आप किस तरह मेजर करते हैं और इसके यूनिट्स क्या हैं? आपने तो एक ही सुना होगा, मेगाहर्ट्ज एंड गीगाहर्ट्ज। एक मिनट में ये जरा स्क्रीन क्लियर कर लूं। हाँ जी, सीपीयू की जो स्पीड है दो चीजों पे डिपेंड करती है। एक तो इसका क्लॉक है जो आपको गिवन होता है, आजकल तो गीगा हर्ट्ज में चल रहा है, 3.6 गीगा हर्ट्ज, 4 गीगा हर्ट्ज तक पहुंच गया। लेकिन जो एक्चुअल यूनिट है ना
सीपीयू की स्पीड मेजर करने का, वो क्या है? आईपीएस। आईपीएस किस चीज का एब्रीवेशन है? इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। ये मैं इधर लिख भी देता हूँ। आईपीएस इज एब्रीवेशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। तो ये आपके सीपीयू की स्पीड का एक्चुअल मेजर है कि 1 सेकंड के अंदर आपका सीपीयू कितनी इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट कर सकता है। ठीक है। और ये बड़ी मजे की बात है कि आपको कुछ माइक्रो कंट्रोलर मिलेंगे, फॉर एग्जांपल उनका क्लॉक है 40 मेगाहर्ट्ज, लेकिन उनकी जो इंस्ट्रक्शन पर सेकंड है उसने लिखी होगी 10 मिप्स। इट इज फॉर मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। लेकिन फिर ये कहेगा कि कुछ ये फैमिली चेंज करेगा माइक्रो कंट्रोलर की, उसका क्लॉक भी 40 मेगाहर्ट्ज है, लेकिन कहेगा इसकी जो स्पीड मैंने डबल कर दी है 20 मिप्स। फिर एक और माइक्रो कंट्रोलर वो लेके आएगा, क्लॉक यही है और उसकी स्पीड होगी 40 मिप्स। तो एक्चुअल यूनिट है ये, और ये जो रिलेशन है कि कितने मेगाहर्ट्ज पे कितनी आपको थ्रूपुट मिलेगी सीपीयू की, ये डिपेंड करता है उसके सीपीयू के आर्किटेक्चर के ऊपर। ये हमने थोड़ा आगे जाके डिटेल में देखेंगे इसको। तो फिलहाल बताने का मकसद यही था कि सीपीयू स्पीड का जो एक्चुअल मेजर है, इट इज मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड एंड गीगा इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। तो ये आपके लिए छोटी सी एक अच्छी सेल्फ असाइनमेंट है। आपके पास जो भी आपके लैपटॉप कंप्यूटर हैं उस पर प्रोसेसर की देखें कि उसकी ये गीगा इंस्ट्रक्शन पर सेकंड के अंदर कितनी स्पीड है। किसी को याद है कितनी है? कभी देखी है किसी ने? हाँ जी। नहीं सर। तो ये बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है, ये जाके देखें। हो सकता है इसके लिए आपको एक नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़े जो आपको ये स्पीड निकाल के देगा, गीगा इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। ठीक हो ठीक। गया। और ये आखिर में रैम और रोम, ये आपको पता होना चाहिए क्या चीजें हैं। रैम इज एब्रीवेशन ऑफ रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम इज एब्रीवेशन ऑफ रीड ओनली मेमोरी, एंड बस। ये बस कौन सी है? ये स्कूल बस नहीं है। ये जब हम मल्टीपल वायर्स को ग्रुप कर देते हैं सर्किट में तो उसको हम कहते हैं इट इज ए बस। ये आपकी फिर इसकी जो विड्थ है वो मल्टी नंबर ऑफ बिट्स पे डिपेंड करती है। अगर नंबर ऑफ बिट्स 8 हैं देन द बस विड्थ इज 8 बिट, इट इज 8 बिट बस। इफ द नंबर ऑफ बिट्स इज 32 देन इट इज ए 32 बिट बस। और ये वही बिट्स की ग्रुपिंग इधर डायग्राम में दोबारा शो की हुई है। बिट जो है वो सिंगल बिट है, निबल इट इज ए 4 बिट, बाइट it is a 8 bit, word is 16 bit, and double word जो इसने नहीं लिखा, double word it is actually 32 bit। तो मेरा ख्याल आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी अगले लेक्चर में इंशाल्लाह शुरू करेंगे। लेकिन अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो ये 5-10 मिनट हम क्वेश्चन आंसर सेशन रख लेते हैं। एनी क्वेश्चंस? हाँ सर जी। हाँ जैन। सर जिसमें प्रोसेसर जो अपने जो पीसी में जाके इसमें जो दे रहा होता है कि इतने गीगा हर्ट्स हैं, तो सर इसमें 2 लिखे होते हैं। तो अगर हम सर वो चेक करना चाहें कि गीगा इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड कितनी है, तो सर इन दोनों में से कौन सा मतलब नंबर होगी? क्योंकि जिस तरह इसमें जो प्रोसेसर है ना, इसमें 2 मुझे वैल्यू शो हो रही हैं गीगा हर्ट्स में। अच्छा, नहीं ये गीगा हर्ट्ज में नहीं शो करेगा। इसके लिए शायद आपको एक स्पेशल सॉफ्टवेयर चाहिए, मैं देखता हूँ मेरे पास है कि नहीं। इसका नाम है, ये मैंने इंस्टॉल किया हुआ है,
सांद्रा, सिस सॉफ्टवेयर सांद्रा। ये आपको स्क्रीन नजर आ रही है ना, इसमें मैं देखता हूँ कि मेरे सीपीयू की स्पीड ये क्या बता रहा है। सर ये तो हम डायरेक्टली चेक कर सकते हैं ना जाके माई कंप्यूटर से। चेक करें क्या बता रहा है। मेरे पास ये सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर की इंफॉर्मेशन देता है, ये प्रोसेसर की इंफॉर्मेशन देता है। इसमें ये फ्रिक्वेंसी बताएगा, लेकिन इसकी वो स्पीड निकालने का एक और इसमें है बेंचमार्क। इसमें चेक कर लेते हैं ये बताता है कि नहीं बताता। तो गीगाहर्ट्ज में है। नहीं, यही आपको बता रहा हूँ कि सीपीयू की स्पीड जो है वो फ्रिक्वेंसी से डिफाइंड नहीं होती। गीगा हर्ट्ज जो है वो स्पीड का मैयर नहीं है, इट इज द मैयर ऑफ क्लॉक फ्रीक्वेंसी। ये देखें, इसने इसकी क्लॉक फ्रीक्वेंसी इधर दी हुई है। और अच्छा, इसके लिए जो है ना आपको इसका ये बेंचमार्क टूल यूज करना पड़ेगा। ये बेंचमार्क में जाके आप प्रोसेसर अरिथमेटिक इसको एग्जीक्यूट करें, क्योंकि 5 मिनट लेता है इसको। अभी तो मैं नहीं चलाऊंगा, ये 5 मिनट लेगा। उसके बाद ये आपको इस तरह की कोई सिस्टम रिपोर्ट बना के भी दे देगा। ये जैसे मेरे पास अपने कंप्यूटर की ये सिस्टम रिपोर्ट पड़ी हुई है। ठीक है, इसके अंदर जब आप अपने प्रोसेसर का बेंचमार्क कर लेंगे ना, तो ये आपको फिगर नजर आ रहा है, ये वाला यस सर। जो मेरा सीपीयू है उसकी स्पीड है 63.9 गीगा इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। और ये क्योंकि 4 थ्रेड इसमें चलते हैं, ये i5 है, तो पर थ्रेड जो स्पीड है इट इज 16 गीगा इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। और ये कुछ और भी मैयर्स हैं, फॉर एग्जांपल गीगा ऑपरेशंस पर सेकंड, गीगा इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, फ्लोटिंग ऑपरेशंस पर सेकंड। ये तीनों मैयर्स यूज होते हैं। ये एक्चुअल स्पीड है सीपीयू की। फ्रीक्वेंसी इज नॉट द मैयर ऑफ द सीपीयू स्पीड। तो ये आपको बताना सर। तो चलें ठीक है, लेक्चर इधर ख़त्म करते हैं। बाहर बच्चे काफ़ी जमा हो गए हैं पेपर देखने के लिए।